इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। पंजशीर वैली में इस वक्त तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के बीच जबरदस्त जंग जारी है, जिसमें तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। करीब 600 तालिबानी मारे गए और 1000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया, जिसका असर अब मुल्ला बरादर से लेकर पाकिस्तान तक पर नजर आने लगा है। अफगानिस्तान की सांसद मरियम के मुताबिक मुल्ला बरादर ने पंजशीर से अपने लड़ाकों को वापस बुलाने का फैसला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान में बहुत पैनिक है। कभी भी पंजशीर से बड़ी खबर आ सकती है और उसके बाद यह तय होगा कि मुल्ला बरादर की सरकार कब बनेगी। आपको दिखाते हैं पंजशीर से लेटेस्ट रिपोर्ट। पहाड़ी के इस तरफ पंजशीर की फोर्स डटी है। पंजशीर घाटी की दूसरी ओर तालिबान लड़ाके हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। तालिबान आगे बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस फोर्स उसको रोकने के लिए जी जान से लड़ रही है। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे धमाके हो रहे हैं। पंजशीर और तालिबान के बीच ये कोई पहली जंग नहीं, पहली बार आमना सामना नहीं हुआ। साल 1995 से 2001 तक तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने की तमाम कोशिश की, हर बार नाकामी मिली, लेकिन इस बार हालात बहुत अलग हैं। इस बार तालिबान के पास AK-47 की जगह अमेरिकी M16 राइफल है। खुली गाड़ियों की जगह अमेरिकी हमवी और टैंक हैं। पंजशीर पर फतह के ख्वाब देख रहे तालिबान के पीछे पाकिस्तान का दिमाग भी है। इन सब का सॉलिड सबूत है ये शख्स जिसे पंजशीर की फोर्स ने पकड़ रखा है। ये पाकिस्तानी आतंकी है जिसको पाकिस्तान से पंजशीर में जिहाद के लिए भेजा गया। इसको बताया गया पंजशीर को अमेरिका से आजाद कराना है। पाकिस्तानी साजिश का कबूलनामा सुनिए। अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद को सुनिए, आपको हमारी बातों पर यकीन हो जाएगा। पाकिस्तान से हजारों लोग अफगानिस्तान भेजे गए हैं। 4000 लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं। इससे ज्यादा तादाद में अफगानिस्तान गए हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया जो है अफगानिस्तान के मसाइल को समझे और दुनिया जो है वो पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है अमन की खातिर, पीस की खातिर, उसका क्रेडिट दे। हमने 10,000 लोगों का इनखला किया है जनाबे वाला। अब सवाल यहीं से उठता है, वो कौन लोग थे जिनको पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा गया? क्या ये वही पाकिस्तानी आतंकी पाकिस्तानी सेना है जो पंजशीर में तालिबान के साथ लड़ रही है? पंजशीर में नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का मुकाबला सिर्फ तालिबान के आतंकियों से है, बल्कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स भी पंजशीर में मौजूद है, जो अब तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर में मसूद और सालेह को हराने में लगी है। जितना ज्यादा पंजशीर लड़ रहा है, उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर पाकिस्तान का बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने तो पंजशीर की हार और तालिबान की जीत का ऐलान कर दिया था, जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन पंजशीर की हिम्मत अब पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने लगी है।
पंजशेर पर तालिबान ने अपने कंट्रोल का ऐलान भी कर दिया था, उसके बाद काबुल के अंदर जश्न भी मना लिया गया था और उस सब के अंदर तालिबान से एक धोखा हुआ, तालिबान से गलत बयानी हुई और जो मकामी मलेशिया है, जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, उन्होंने तालिबान को यह कहा कि आप यहां तक आ गए हैं, आगे भी आप कब्जा कर लेंगे, हम हथियार डालने को तैयार हैं। तालिबान तो पहले से इंतजार में थे कि सरेंडर हो जाए, खून रेजी ना हो। तालिबान ने कहा ओके हम जीत गए, बस ठीक है आप हथियार डाल दें। एंड टाइम पर अमरुल्लाह सालेह को भारत ने इस्तेमाल करके वीडियो पैगाम जारी करवाया। उस वीडियो पैगाम में इवन पाकिस्तान का जिक्र करवाया अमरुल्लाह सालेह से कि यह सब कुछ जो हो रहा है यहां पर तालिबान, अलकायदा और दीगर गिरोह जो हैं वो पाकिस्तान की सुपरविजन में, पाकिस्तान की सरपरस्ती में पंजशेर फतह कर रही हैं और इस तरह के इल्जामात लगाकर उसने एक मर्तबा फिर जंग जो है उसे हवा दे दी। इस वक्त दो सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। पहला, पंजशीर में क्या चल रहा है? रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? और आखिर पाकिस्तान पंजशीर को लेकर इतना उतावला क्यों है? पहले आपको पंजशीर की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजशीर में तालिबान लड़ाके आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर के अन्नाबा, हींग, शातल और परियन पर कब्जा जमा लिया है, जबकि सच यह है कि तालिबान का एक गलत कदम और खेल खत्म। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर के चारों तरफ लैंडमाइन बिछा रखी है। पहाड़ों के बीच ये लैंडमाइन विस्फोटक है, जो फटा तो सिर्फ एक दो लोगों की मौत नहीं होगी, बल्कि पहाड़ का एक हिस्सा गिर पड़ेगा और सैकड़ों तालिबानी मारे जाएंगे। जो तालिबानी किसी दूसरे रास्ते से चोटी तक पहुंचने में कामयाब भी हो रहे थे, उनका स्वागत पंजशीर के जांबाज कुछ ऐसे कर रहे हैं। पंजशीर की सेना को पता है तालिबान किस किस रास्ते से कैसे कैसे कब आएगा। हर एक चेक पॉइंट पर, हर एक चोटी पर पंजशीर के योद्धा मौजूद हैं। पंजशीर में तालिबान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। नेशनल फोर्स के प्रवक्ता फहीम दश्ती के मुताबिक शनिवार की जंग में 600 तालिबान लड़ाके मारे जा चुके हैं। 1000 से भी ज्यादा तालिबान पकड़े गए हैं। तालिबान के दावों में और पंजशीर के सच में बहुत फर्क है। तालिबान ने दावा किया है उसने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा कर लिया है, जबकि तालिबान के एक दिन में 600 लड़ाके मारे गए। तालिबान ने कहा उसने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर अपना झंडा लहरा दिया है। हालांकि अब तक 1000 से ज्यादा तालिबान को सरेंडर करना पड़ा है। पंजशीर की जंग मैदान के अलावा सोशल मीडिया में भी जारी है। तालिबान पुराने फेक वीडियो वायरल करके पंजशीर का हौसला तोड़ना चाहता है, लेकिन जब तक पंजशीर का शेर अहमद मसूद मौजूद है, तब तक पंजशीर को झुका पाना तालिबान के लिए संभव नहीं है। मसूद के साथ अमरुल्लाह सालेह भी इस जंग को नेतृत्व दे रहे हैं। सालेह को तालिबान अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। कई बार सालेह के भागने की अफवाहें भी उड़ाई गई, लेकिन सालेह ने जो कुछ कहा है उसके बाद तालिबान और पाकिस्तान दोनों सदमे में हैं। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह ने अपने बॉडीगार्ड से कहा अगर वो घायल हो जाए या सरेंडर करने लगे तो उनको गोली मार देना। तालिबान के कब्जे के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर को जला दिया ताकि तालिबान उनकी पहचान न कर सके। सालेह ने बताया जब काबुल पर तालिबान ने दस्तक दी तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अफगान सैनिक गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने अहमद मसूद को संदेश भिजवाया। अमरुल्लाह सालेह आजाद अफगानिस्तान की उम्मीद है। वो तालिबान के खिलाफ पंजशीर से लड़ रहे हैं, जिसका असर अब नजर आने लगा है। अफगान की पूर्व सांसद मरियम के मुताबिक तालिबान के डिप्टी हेड मुल्ला बरादर ने पंजशीर से अपने लड़ाके वापस बुला लिए हैं। इसी वजह से ISI के चीफ काबुल पहुंचे। पाकिस्तान जानता है अगर पंजशीर नहीं झुका तो उसका सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। एक बड़ा नाम मैंने आपको बता दिया, जो कि अहमद शाह मसूद का वो राइट हैंड आदमी था। अब भी ज्यादा तजक उनकी सुनते हैं, लेकिन पंजशेर को अलग समझो। ठीक है। दूसरी बात आपने की कि पंजशेर की क्यों हथियार नहीं डाल रहा है जी। पंजशेर देखे उसकी जो सप्लाई लाइन है वो ताजिकिस्तान से है। ठीक है। और ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर पे तालिबान बैठे हैं। चीन
बॉर्डर, ताजिकिस्तान बॉर्डर, उज्बेकिस्तान बॉर्डर, तुर्कमानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये जितने 6 ममालिक हैं, इन सब के बॉर्डर तालिबान के काबू में है। तो अब किसी भी ताजिकिस्तान या कोई और सेंट्रल एशियन मुल्क अगर उनको मदद भी देना चाहे तो वो मदद कहाँ से लाएगा, सिवाय जहाजों के ऊपर से अगर गिरा दे वो भी मुश्किल, मेरा ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि तालिबान ऑलरेडी पंजशीर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब वो शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो लेकिन मेरा ख्याल है वो चाहेंगे कि हुकूमत तब ऐलान कर ले कि पंजशीर भी जरा इस तरह अमन से काबू आ जाए। अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान ने तालिबान को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। इसकी बड़ी वजह ताजिक समुदाय है जो तालिबान का समर्थन नहीं करता। वहीं हजारा समुदाय पर तो तालिबान कत्लेआम तक कर चुका है। अफगानिस्तान में पश्तूनों की आबादी का 42% है। इसके बाद ताजिक आते हैं जो कुल 27% है। तीसरे नंबर पर हजारा समुदाय के लोग हैं जो कुल आबादी का 9% है। उज्बेक समुदाय की आबादी भी 9% है। पांचवा बड़ा समुदाय है अहमक जो 4% है। इसके अलावा तुर्कमेन 3 और बलोच 2% है। अफगानिस्तान के बाकी समुदाय करीब 4% है। पंजशीर ताजिकों का गढ़ है और ताजिक अहमद मसूद को अपना लीडर मानते हैं। यानी जब तक पंजशीर डटा रहेगा तालिबान की सरकार नहीं बन पाएगी और अफगानिस्तान में बगावत बढ़ती जाएगी। जहाँ तक पंजशीर की बात है, ठीक है, वहां पे एक मसला चल रहा है, लेकिन पंजशीर एक छोटा सा इलाका है। उस पे अगर वो ताकत उनका कब्जा नहीं भी होता है, इसके बावजूद हुकूमत तो चल सकती है। उनको लिए परेशानी की बात तब होगी जब मामला पंजशीर से बाहर निकल आए, यानी पंजशीर ही नहीं बल्कि और इलाके भी इस्लाम की बगावत में मुलव्वस हो जाएं, जो अभी फौरी तौर पे नहीं हो रहा है। तो मैं नहीं समझता पंजशीर उनके लिए फौरी तौर पर एक मसला है। उनका असली मसला ये है कि कोई हुकूमत का ढांचा कायम किया जाए। फिर जैसा कि अभी हुआ कि वहां पे इक्तिसादी हालात जो है बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहे हैं। देखें, बैंक जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो है लोगों के पास नौकरियां नहीं है। एक तरफ अफगान समुदाय की जो जातीय बनावट है और दूसरी तरफ इस्लाम की अलग अलग व्याख्या। मुसलमान होने के बावजूद इन सभी समुदायों को एक दूसरे के बरक्स खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ तालिबान पूरी तरह से कट्टर पश्तून सुन्नी संगठन है, जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग दोनों तरफ ट्रेवल करते हैं। जितने लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, इतने ही लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान में चले जाते हैं लगभग। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग सुबह के वक्त आते हैं पाकिस्तान और शाम को वापस चले जाते हैं या अगले दिन वापस चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का रोजगार ऐसे चलता है, आधे रिश्तेदार उधर रहते हैं, आधे इधर रहते हैं। तो इस तरह से पश्तून बेल्ट पूरी इसी तरह से आपस में जुड़ी हुई है। पंजशीर में जंग जारी है, गोलीबारी जारी है। वहां पर जाना यानी अपनी जान से खेलना। लेकिन बावजूद इतने खतरनाक माहौल के पाकिस्तानी मीडिया वहां पर मौजूद है। पंजशीर की हार की फर्जी खबर चला रही है, तालिबान के गुणगान कर रही है। ये सब पाकिस्तान के कहने पर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर तालिबान के भागने की खबर फैली तो अफगानिस्तान में आजादी की क्रांति शुरू हो जाएगी। और अफगानिस्तान के बाद अब बात देश की सियासत की। आज बीजेपी ने वाराणसी से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत कर दी। इस सम्मेलन का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दिसंबर तक बीजेपी प्रदेश के तमाम प्रबुद्धों से संवाद करेगी, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं बताएगी। शिक्षक दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों का आयोजन हुआ। हालांकि प्रबुद्ध का मतलब यूपी में इस वक्त सीधा सीधा ब्राह्मणों का वोट होता है। यूपी में ब्राह्मण वोटों की लूट मची है। अब तक बीजेपी के अलावा हर पार्टी के एजेंडे पर ब्राह्मण था। ब्राह्मणों पर छूट, लूट सके तो लूट। इस लूट में फिलहाल सबसे आगे दौड़ रही थी बीएसपी। बीएसपी के पीछे आई समाजवादी पार्टी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्राह्मणों से यह सहानुभूति वोटों के लिए है। अब तक बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। ब्राह्मण उसके स्वाभाविक वोटर थे, मगर दूसरों की होड़ देखकर बीजेपी ने सीएम योगी की अगुवाई में मोदी के चुनाव क्षेत्र और धर्म नगरी वाराणसी से इसकी शुरुआत की। जो हमारे मान बिंदु हैं, हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, भारतीय आस्था और भारतीय
संस्कृति की आत्मा के रूप में जिनकी पहचान है, वहां पर आने में लोग संकोच महसूस करते थे। उनको लगता था ये इनकी पहचान के मामले में आड़े आ रहे हैं, नहीं जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा अब एक होड़ लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने एक एजेंडा इस रूप में प्रस्तुत किया, दुनिया के अंदर अपनी सनातन धर्म से जुड़ी हुई उन पहचान को एक नए वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का जो तरीका है, चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर उपलब्ध करा करके योग को विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून की तिथि हो, कुंभ को दुनिया की एक अद्भुत सांस्कृतिक आध्यात्मिक घटना के रूप में प्रस्तुत करने का हो। ये सभी आयोजन अपने आप में अद्भुत हैं, लेकिन साथ साथ तो 5 सदी से जिस कार्य के लिए हिंदू समाज जूझता रहा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। याद करिए, एक नेतृत्व वह था आजादी के तत्काल बाद जिसने सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के 5 सदी के इस इंतजार को दूर करके सनातन आस्था के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरव की अनुभूति कर रहा हो। और यही पहचान होती है कि संकट के समय कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी आस्था के साथ खड़ा है, कौन इन्हें सम्मान दे रहा है। बीजेपी के बड़े नेता इन प्रबुद्ध सम्मेलनों की कमान थामे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या के प्रोफेशनल से बात करेंगे। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बीजेपी राज्य के शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर और साहित्यकारों से संवाद करेंगे, मगर मकसद ब्राह्मणों को ही साधने का है। दरअसल पहले यूपी में ब्राह्मण वोटों का गणित समझ लीजिए। जब ये गणित समझ लेंगे तो वोट बैंक की सारी मारामारी समझ में आ जाएगी। यूपी सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है, अकेला सूबा है जहां ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है। आबादी के लिहाज से प्रदेश में लगभग 14% ब्राह्मण है। पूर्वांचल और मध्य यूपी के दर्जन भर जिलों में 15% ब्राह्मण है। कुछ चुनिंदा सीटों पर 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण हैं, जहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 33 से 35% वोट पर्याप्त हों। वहां ब्राह्मण बहुल पॉकेट्स में किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार में ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका अहम होती है। इसके अलावा उन्हें बड़ा इन्फ्लुएंसर भी माना जाता है, जो अपनी पैरवी से 1-8% वोट इधर उधर कर सकते हैं। आइए यूपी के नक्शे पर देखिए वो जिले जहां ब्राह्मण सिर्फ वोटर नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्लेयर है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर और अमेठी। ये वो जिले हैं जहां ब्राह्मण 15% है। यही इलाके मायावती के निशाने पर भी हैं और अखिलेश के निशाने पर भी। मगर बीजेपी ने इस बार खेल के परंपरागत नियम बदल दिए हैं। वो दलित ओबीसी वोटों पर फोकस कर रही थी, जिसे माया और अखिलेश दोनों अपनी इजारेदारी मानते हैं। लिहाजा ये ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण वोट अपनी ओर खींचने की फिराक में है। फिलहाल इस प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर बीजेपी का कहना है वो जात पात की राजनीति नहीं करती। उसके प्रबुद्ध सम्मेलन का मकसद सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। प्रबुद्ध सम्मेलन एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के किया जाता है। केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यह सरकार लगातार चाहे प्रदेश के हित में हो चाहे देश के हित में हो, ऐसे ऐसे काम करके दिया है जो प्रबुद्ध वर्ग के बीच में विषय को रखना ये सरकार के नाते और पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी है। और इसी विषय को लेकर के आज सभी महानगरों में, और ये कई दिनों तक चलेगा, हम लोग सभी विधानसभा स्तर पे, मंडल स्तर पे इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जब बीजेपी सियासी तौर पर कमजोर जमीन पर थी, तब अलग अलग दलों ने इस वोट बैंक को अपने मन मुताबिक बनाया। मायावती को 2007 के चुनाव में इसी वोट बैंक ने
मुख्यमंत्री बनाया। यही वजह है कि अयोध्या से ब्राह्मण वोटों का अलग उठाए सतीश मिश्रा अमेठी तक का दौरा कराए। लगातार एक अपराधी कानपुर के विकास दुबे की नजीर पेश करते रहे। ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति को जब मारा इन्होंने, और मारा भी कानून, कोई आदेश नहीं, सरकारी आदेश नहीं है, हाईकोर्ट का आदेश नहीं है, न्यायालय में नहीं ले गए, लेकिन गाड़ी पलटती है, मार देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि उसने गलत काम किया था, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया था? उनकी भी गाड़ी पलट गई। 18 साल का एक लड़का जो था भी नहीं, वहां हरियाणा में था, दूर का रिश्तेदार, कहा नहीं उसको भी उठवा लो, उसकी भी गाड़ी पलटा दी आपने, उसको मरवा दिया। कितने लोगों को गाड़ी पलटवा के मरवा दिया आपने? कहा कि गाड़ी पलटी फिसल करके और उससे निकले और वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे थे, इसने गोली मार दी। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो कितने किस्से आप सुनेंगे। रायबरेली में 5-5 ब्राह्मणों को जला के मार दिया, उनकी झोपड़ी में डाल दी। तब बीजेपी ने उनसे बतौर कानूनदा, बतौर सुप्रीम कोर्ट के वकील यह सवाल पूछा कि उन्हें एक अपराधी से इतनी सहानुभूति क्यों है। ऐसा है, उस जिसकी वो बात कर रहे हैं उसने कितने ब्राह्मणों की हत्या की है, ये सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहिए। संतोष द्विवेदी एक बहुत बड़े नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसकी थाने के अंदर घुस करके उस विकास दुबे ने हत्या की थी। ऐसे जो भी काम किए विकास दुबे ने 90% से अधिक ब्राह्मणों की ही हत्या की है। ऐसे लोगों को वही लोग बचाते हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। हम जाति धर्म के आधार पर अपराधों का वर्गीकरण नहीं करते। जो भी अपराधी हो, किसी जाति का, किसी धर्म का हो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जो एक अपराधी के साथ। चुनाव के टाइम में क्यों ब्राह्मण याद आ रहे हैं? वो उनको इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है, काम कुछ किया नहीं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। एक दौर था जब मायावती के लिए नारे गढ़े गए, चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगेगी हाथी पर, मगर विकास दुबे की तमाम गुंडागर्दी भुलाकर उसे केवल ब्राह्मण बना दिया गया। तो इसके पीछे वोटों की सियासत है। मगर सवाल यह है कि सपा और बसपा ब्राह्मण वोटों को लेकर इतने एक्टिव क्यों हैं? दरअसल योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही यह नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि वो योगी से पहले ठाकुर हैं। कांग्रेस ने लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी को उनके संन्यास से पहले के नाम अजय सिंह बिष्ट से पुकारना शुरू किया। हालांकि योगी के 4.5 साल के कार्यकाल में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया, मगर विरोधियों ने माहौल ऐसा बनाया जैसे योगी ब्राह्मणों के एकदम खिलाफ हैं और ब्राह्मण उनसे नाराज हैं। मगर सच्चाई इससे अलग है। ब्राह्मण बीजेपी का स्वाभाविक वोटर है, खास परिस्थितियों में ही वो कहीं और जाता है। बीजेपी से पहले उसके लिए प्रायोरिटी कांग्रेस थी। कांग्रेस ने ही यूपी को सबसे अधिक ब्राह्मण सीएम दिए। 2007 में कांग्रेस कहीं नहीं थी, बीजेपी भी कमजोर थी। समाजवादी पार्टी की अराजकता उसे रास नहीं आती। मायावती ने अहमियत दी, ब्राह्मण उनके साथ चला गया। ब्राह्मण यूपी की सियासत में ड्राइविंग फोर्स रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी 8 बार ब्राह्मणों के पास रही, लेकिन 1989 के बाद कोई भी ब्राह्मण सीएम नहीं बन सका। मगर 14 साल बाद एक बार फिर ब्राह्मण सियासत के केंद्र में है। मायावती उस पर दांव लगा रही है। समाजवादी पार्टी परशुराम मूर्तियों की बात कर रही है। इसका बाकियों को कितना फायदा होगा कहना मुश्किल है। वैक्सीन की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत ने एक बार फिर नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। अकेले अगस्त के महीने में ही भारत ने 18 करोड़ से ज्यादा डोजेस लगाई और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इस कामयाबी को आप इस तरीके से समझें कि G7 के 7 सुपर पावर देश मिलकर भी भारत के इस रिकॉर्ड से बहुत पीछे हैं। अब सवाल यही है कि क्या भारत 31 दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर पाएगा या नहीं? खास रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन की रेस में भारत किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले G7 देश भारत से बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। अकेले अगस्त के महीने में भारत ने 18 करोड़ डोज लगाकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे शक्तिशाली देश भी भारत के आसपास नहीं दिख रहे।
सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में इन देशों की तुलना में सबसे लेट और सबसे धीमी शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद भारत वैक्सीन लगाने वाले देशों की लिस्ट में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है भारत अपना तय टारगेट पूरा कर लेगा। अगस्त के महीने में हमने 18 करोड़ 38 लाख डोजेज एडमिनिस्टर की। 18 करोड़ 38 lakh doses were administered in the month of August 2021 alone. 59 लाख डोज हमने औसतन प्रतिदिन अगस्त के महीने में लगाई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और है। अगर आप अगस्त के अंतिम सप्ताह को देखें तो आप ये पाएंगे कि हमने अंतिम सप्ताह में प्रतिदिन 80 लाख से ज्यादा डोजेज लगाए। अगर कुल वैक्सीन की डोज की बात की जाए तो अब तक देश भर में 68 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि अगस्त में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 18 करोड़ है। भारत के पिछले एक हफ्ते के वैक्सीनेशन ड्राइव पर नजर डालें तो एवरेज हर दिन 80 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इसमें अकेले 1 करोड़ 41 लाख डोज 31 अगस्त को लगाई गई। ऐसे में अगर भारत के पिछले एक हफ्ते के आंकड़े पर नजर डालें तो इस आंकड़े के आसपास दुनिया के कई बड़े से बड़े देश टिकते नहीं हैं। G7 के साथ और यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी भारत के इस नंबर के आसपास भी मौजूद नहीं हैं। अब सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा किया जा सकता है? क्योंकि अगस्त में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद हर हिंदुस्तानी की उम्मीद बहुत हाई है, लेकिन यह टारगेट पूरा हो सकता है? इसे समझिए। अगर हर महीने 18 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जाए तो 31 दिसंबर तक 72 करोड़ डोज लगाई जा सकती है। लेकिन सरकार के टारगेट के मुताबिक 31 दिसंबर तक 187 करोड़ डोज लगानी होगी, जबकि अब तक करीब 68.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यानी 18 करोड़ डोज हर महीने के हिसाब से अभी ये टारगेट करीब 46 करोड़ डोज कम है। लेकिन थोड़ी और कोशिश की जाए तो इस टारगेट को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए एक दिन में कम से कम 1 करोड़ डोज लगाना ही होगा, तभी देश के हर नागरिक को कोरोना वायरस से बचाया जा सकता है। लेकिन ये लक्ष्य अब बहुत बड़ा नहीं है। पिछले 2 महीनों में जिस तरह देश भर में वैक्सीन की स्पीड तेज हुई है, उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वैक्सीन के हर टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए वैक्सीन की सप्लाई से लेकर प्लानिंग तक हर लेवल पर काम करना होगा। भारत के वैक्सीनेशन स्पीड की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। देश में अब तक करीब 68 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोजेस लगाई जा चुकी हैं। पूरी दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत बहुत देरी से हुई, लेकिन अब जब स्पीड पकड़ ली है तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। भारत में 27 अगस्त 2021 को एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लगाए जाने का रिकॉर्ड बनाया गया, लेकिन 4 दिन में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, क्योंकि 31 अगस्त को देश में एक दिन में 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लगाई गई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 31 दिसंबर तक देश में वैक्सीन के टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार ने वैक्सीन की डोज की पूरी डिटेल देश के सामने रख दी है। सरकार का दावा था कि दिसंबर 2021 के बीच देश को कुल 135 करोड़ वैक्सीन के डोज मिल जाएंगे। 135 करोड़ का ब्रेकअप किया जाए तो इसमें कोविशील्ड की 50 करोड़ डोज, कोवैक्सीन की 40 करोड़ डोज, बायो ई यूनिट सब वैक्सीन की 30 करोड़ डोज, जायडस कैडिला की 5 करोड़ और स्पुतनिक की 10 करोड़ डोज मिलेगी। यानी कुल 135 करोड़ डोज दिसंबर तक उपलब्ध होंगे। 54% of the total adult population of this country has received at least one shot. और सहमत होंगे अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये लगभग 66 करोड़ की संख्या हो जाती है। 66 करोड़ की जनसंख्या अनेक देशों की मिलाकर होती है, जिसको हमने अब तक वैक्सीनेट किया है। अब अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को देखें तो 99% हेल्थ केयर वर्कर्स
पहली डोज लग गई है, 84% को दूसरी डोज लग गई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को देखें तो 100% को पहली डोज लग गई है और 80% को दूसरा टीका भी मिल गया है। और 18 बरस से ऊपर, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, 54% को पहली डोज और 16% को दोनों डोज। तो ये जो अंतिम बार मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स सम्मिलित हैं। देश में इस वक्त थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट अक्टूबर में भारत में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। ऐसे में थर्ड वेव के खतरे को कम करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन की सप्लाई और तेजी से बढ़ाएं। इस मामले में इजराइल के मॉडल को पूरी तरह दुनिया में आइडल माना गया है, लेकिन अब भारत की चर्चा सबसे ज्यादा है। इजराइल के वैक्सीनेशन ड्राइव की चर्चा पूरे विश्व में की जा रही है, लेकिन भारत में जब से वैक्सीनेशन का जिम्मा केंद्र सरकार ने संभाला है, तब से वैक्सीनेशन देश में काफी स्पीड से हो रहा है। कुछ आंकड़े अगर देखें तो ये कहते हैं कि इजराइल में अब तक 1 करोड़ 3 लाख डोज लग चुके हैं। इजराइल की कुल आबादी 90 लाख है, जिसमें से 63 लाख लोगों को डोज लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो 31 अगस्त के दिन भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। कुल डोज 31 अगस्त के दिन 1 करोड़ 41 लाख लगाए गए, जिसमें इजराइल की पूरी आबादी को एक ही दिन में डोज लग सकते थे। हालांकि पूरी आबादी को अगर देखें तो 9 लाख डोज इन डोजेज में से काफी बच सकते हैं। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो भारत वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया के कई देशों से पीछे है, क्योंकि भारत की आबादी अमेरिका और दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। अमेरिका में अब तक 61% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। भारत में अब तक 38% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन जिस स्पीड से भारत में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ी है, उससे आने वाले महीनों में वैक्सीन के टारगेट को पूरा किया जा सकता है। हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि जिसने वैक्सीन लेने की इच्छा जाहिर करी है, तैयार है, उनको हम आसान करें, उनको हम व्यवस्था से जोड़ें और सरकार की तरफ से आगे तक पुश जो है वैक्सीन की रूरल हार्टलैंड में, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है। उत्तर प्रदेश ने एक दिन 30 लाख वैक्सीन करके दिखाए और भी प्रदेशों ने अपने अपने रिकॉर्ड बनाए। उससे सिद्ध होता है कि रीच बहुत डीप है, लेकिन उसके भी बाद नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। उसमें आप संभव करने में प्लीज मदद करिए और उनको सिस्टम के साथ जोड़िए। जैसा कि कहा गया, वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ रही है, स्पीड भी बढ़ रही है और इस मौके का हमें इस्तेमाल करना है कि हम इस महामारी को पीछे की तरफ धकेल सकें। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 1-1.5 महीने में ऐसा क्या हुआ जिससे भारत में वैक्सीनेशन को लेकर तेजी आ गई। इसको लेकर कई पहलू भी सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में तेजी को लेकर हर सरकार ने अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किए। साथ ही 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव भी किया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मनसुख मांडविया को दी गई। पीएम मोदी का साफ कहना है कि उनका पहला लक्ष्य देश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज स्थिति ये है कि भारत एक महीने में 18 करोड़ डोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और रोजाना 1 करोड़ डोज लगाने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो 31 दिसंबर तक भारत वैक्सीनेशन के टारगेट के बहुत करीब पहुंच जाएगा, जो कोरोना की लड़ाई में बहुत बड़ी जीत साबित होगी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत वैक्सीनेशन में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग कोरोना को लेकर लापरवाह भी होने लगे हैं। अब तस्वीरें आपके सामने मुंबई के जुहू बीच की हैं। सैकड़ों लोग परिवार के लोगों के साथ जुहू बीच पर इकट्ठा हो चुके हैं। इस भीड़ में कोरोना गाइडलाइंस के बारे में सोचना भी अब बेईमानी है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। कुछ लोगों ने मास्क जरूर लगा रखे हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए मास्क लगाया है। जुहू बीच से इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे की ये रिपोर्ट देखिए।
चौपाटी की ये जो तस्वीर है वो इसके पूरी तरह से विपरीत है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के जुहू चौपाटी की रविवार के दिन की। यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ जो है घूमने फिरने और छुट्टी मनाने यहाँ पर आई है, जबकि लगातार मुंबई में पिछले 4 दिनों से कोरोना का जो आंकड़ा है वो 400 के पार पहुँच गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि जिस तरह की भीड़ खासकर रविवार के दिन नजर आ रही है और खासकर जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव पर नजर आ रही है, उसे काबू में किया जाए, क्योंकि तीसरे वेव की चेतावनी जो है वो दे दी गई है। उसके बावजूद अगर आप देखिए यहाँ की जो तस्वीर है जुहू चौपाटी की, वो साफ तौर पर आपको ये ज़रूर दिखाएगी कि लोगों की अंदर जो गंभीरता है कोरोना को लेकर वो अब भी सामने नहीं आया है और जो भीड़ है लगातार वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज रविवार के दिन बरसात भी है, जिसके चलते लोग जो है कम आए हैं, लेकिन जितने भी लोग आए हैं ना उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को गंभीरता से लिया है और ना ही अधिकतर लोगों के चेहरों पर मास्क ही है। ऐसे में सरकार की नीतियों को लेकर भी लगातार सवाल उठते हैं और लोगों की लापरवाही भी जो है सामने आती है। जुहू चौपाटी के अलावा अगर बात करें मुंबई के और भी सार्वजनिक जगहों की, तो वहां पर भी जो भीड़ है वो लगातार इसी तरह की सामने आ रही है। ऐसे में मुंबई में पिछले 4 दिनों के पहले 300 से कम केसेस जो हैं वो सामने आते थे, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो 400 से ज़्यादा का पहुंच गया है। जुहू बीच के बाद अब आपको मरीन ड्राइव की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ भीड़ जरूर कम है लेकिन हालात एक जैसे हैं। मरीन ड्राइव पर कोरोना को लेकर लापरवाही पर इंडिया टीवी संवाददाता संदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए। आज रविवार का दिन है। ऐसी स्थिति में मुंबई के मरीन ड्राइव गिरगांव चौपाटी पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। राज्य सरकार ने हालांकि सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लोगों की आवाजाही को मंजूर किया है। जो निर्बंध लगे थे उसमें रियायत दी है। इसके बाद में पिछले कई दिनों से, यानी कि रविवार के दिन मुख्यतः अगर बात करें तो यहाँ लोगों की भीड़ काफ़ी हो जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन यहाँ खूब होता है। कई लोग बिना मास्क के भी दिखाई देते हैं। हालांकि पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उस वक्त यहाँ आते हैं जब लोगों को यहाँ से हटाने का वक्त शुरू होता है, यानी रात को 10 बजे के करीब यहाँ पुलिसकर्मी पहुँचते हैं लोगों को हटाने के लिए। लेकिन उसके पहले या अगर बात करें दिन भर की, तो यहाँ कोई पुलिसकर्मी नज़र नहीं आता है। लिहाजा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन करते हुए आज, हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि तीसरी लहर आ सकती है। ऐसी स्थिति में लोग इस बात का ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन नहीं होना चाहिए। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी खुनाखरी में राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी हुई है। राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को सेना ने हिरासत में ले लिया है और माना जा रहा है कि गिनी में सेना ने तख्ता पलट की कोशिश की है। अधिकांश मंत्रालयों और प्रेसिडेंट पैलेस को सेना ने बंद कर अपने कब्जे में ले लिया है। प्रेसिडेंट पैलेस के बाहर भारी हथियारों से लैस कई सैनिकों की तैनाती भी साफ नजर आ रही है। सामने आई वीडियो में बख्तरबंद गाड़ियां और सड़क पर गश्त कर रहे सैनिकों को ले जा रहे ट्रकों के काफिले भी दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।